Bismillahirrahmanirrahim. So, reinforcement learning lecture. I think this is 18. लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था? Monte Carlo methods. ठीक. Monte Carlo methods are basically sample-based methods. What is meant by sample-based methods? Yes, experiments के through हम कुछ data collect करेंगे instead of using model for estimating values. ठीक, तो उनको हम कहते हैं sample-based methods. And one of the sample-based method is Monte Carlo method. और Monte Carlo method क्या चीज़ होती है? Anything that involves randomness. So if you want to estimate something in that process by repeating a large number of experiments, such method is called Monte Carlo method. ठीक, हमने Monte Carlo methods किस लिए यूज़ किया था? पॉलिसी एवेल्यूएशन के लिए भी यूज़ किया था, ठीक, जिसको हम प्रेडिक्शन कहते हैं यूजुअली. और हमने Monte Carlo मेथड कंट्रोल के लिए भी यूज़ किया था. कंट्रोल मीन्स के हाउ टू फाइंड आउट दी ऑप्टिमल पॉलिसी. इन दोनों के लिए हमने लास्ट लेक्चर में Monte Carlo मेथड यूज़ किए थे. ठीक, सो पॉलिसी एवेल्यूएशन में क्या किया था हमने जब हम Monte Carlo मेथड यूज़ कर रहे थे? पॉलिसी एवेल्यूएशन मीन्स कि आप एक पॉलिसी को फिक्स कर लेते हैं और इस पॉलिसी के अंडर फिर आप वैल्यू ऑफ द स्टेट फाइंड आउट करते हैं या वैल्यू ऑफ द स्टेट एक्शन फाइंड आउट करते हैं. तो हमने वैल्यू ऑफ द स्टेट कैसे फाइंड आउट की थी यूजिंग Monte Carlo मेथड? हम क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट यूजुअली हम कहते हैं ना कि Monte Carlo मेथड में फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम हम एक्सपेरिमेंट रिपीट करते हैं. वालेकुम सलाम. यहाँ पे हम लोग एपिसोड्स कहते हैं. सो वी विल हैव अ लार्ज नंबर ऑफ एपिसोड. एपिसोड 1, सो यू कैन से कि वी विल हैव अ लार्ज नंबर ऑफ एपिसोड 1, 2, 3, 4 करते करते अ लार्ज नंबर ऑफ एपिसोड्स. और हर एपिसोड में फिर हम लोग क्या कर रहे होते हैं? हर एपिसोड में वी ट्राई टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द स्टेट फॉर अ सर्टन पॉलिसी पाई. ठीक, सपोज हम ये करते हैं कि हमारे पास S1, S2 और मल्टीपल स्टेट्स हैं. सपोज हम करते हैं 4 स्टेट्स ही हैं. तो Monte Carlo मेथड क्या करेगा? पहले वो एपिसोड 1 में, ठीक, एपिसोड 1 हम पहले जनरेट करेंगे. कैसे जनरेट करेंगे? बाय फॉलोइंग दिस पॉलिसी. ये पॉलिसी हमें क्या बताएगा कि सपोज़ हम एक इनिशियल स्टेट एज्यूम करते हैं S0, तो ये पॉलिसी हमें बताएगा कि उस S0 में आपने कौन सा एक्शन लेना है. तो जब हम एक्शन लेंगे तो एजेंट को क्या मिलेगा? वो रिवॉर्ड मिलेगा और वो एक न्यू स्टेट S1 में चला जाएगा. इस S1 में फिर कौन सा एक्शन लेना है वो ये पॉलिसी बताएगा. उसने एक्शन A1 लिया, उसको रिवॉर्ड R2 मिला और वो स्टेट S2 में गया. ठीक, तो हम सपोज करते हैं कि ये एपिसोड कब ख़त्म होती है? एट टाइम T, बिग T पे ख़त्म होती है. तो बिग T पे कैसे ख़त्म होगी कि इफ़ यू आर इन स्टेट ST-1 एंड यू टेक एक्शन T-1, यू गेट रिवॉर्ड RT विच इज़ द टर्मिनल रिवॉर्ड. और उसके बाद आप टर्मिनल स्टेट पे पहुंच जाते हैं जिसको यूजुअली हम नहीं लिखते. ठीक, सो ये हमारी एक कंप्लीट एपिसोड. यस, एपिसोड मीन्स के फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स. ठीक, और ये हम क्यों करते हैं फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स? बिकॉज Monte Carlo में हमने क्या करना है, इन्हीं एपिसोड्स के थ्रू, इन्हीं स्टेप्स के थ्रू हमने रिटर्न्स कैलकुलेट करने हैं. ठीक, तो अगर ये इनफाइनाइट होंगे देन वी वॉन्ट बी एबल टू कैलकुलेट द रिटर्न. तो लर्निंग एक्चुअली कर रहा है इस, तो लर्निंग होगी फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. तो हम करते क्या है Monte Carlo में? फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ एपिसोड हम हर एपिसोड में जिन जिन स्टेट्स को हम विजिट कर रहे हैं उस स्टेट की रिटर्न कैलकुलेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एपिसोड 1 में हमने S1 को विज़िट किया, S3 को विज़िट किया और S4 को विज़िट किया. तो S1 को जो हमने विज़िट किया तो S1 से लेकर आखिर तक हमें जितने भी रिवॉर्ड्स मिलेंगे उन सबको हम सम करते जाएंगे. ठीक, तो हमें कोई ना कोई रिटर्न मिल जाएगा फॉर S1, रिटर्न फॉर S1. इसी तरह एपिसोड 1 में सपोज हमने S3 विज़िट किया होगा तो रिटर्न फॉर S3. अगर हमने S4 विज़िट किया होगा तो रिटर्न फॉर S4. What if we visit S1 more than once in a certain episode? Suppose अगर हमने सपोज करते हैं कि S1 को एपिसोड 1 में हम एक दफ़ा से ज़्यादा विज़िट करते हैं
तो क्या दोबारा से उसका रिटर्न कैलकुलेट करें या ना करें, वो किस पे डिपेंड करता है कि हम मोंटे कार्लो मेथड की कौन सी टाइप, कौन सा एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोंटे कार्लो विद रिस्पेक्ट टू कि हमने एक स्टेट के विजिट को कितनी दफ़ा कंसिडर करना है. तो एक टाइप होती है जिसको हम कहते हैं फर्स्ट विजिट मोंटे कार्लो. फर्स्ट विजिट मोंटे कार्लो में क्या होगा कि आप एक स्टेट से रिटर्न तब कैलकुलेट करते हैं अगर वो फर्स्ट टाइम विजिट हो. उसके बाद अगर वो जब कभी विजिट होगा तो हम उसको इग्नोर करेंगे. और जो दूसरी टाइप ऑफ एमसी है दैट इज़ कॉल्ड एवरी विजिट एमसी. एवरी विजिट एमसी क्या करेगा कि जब जब एक स्टेट विजिट होगा तब तब उसके रिटर्न्स कैलकुलेट होकर उसमें ऐड होते जाएंगे. ठीक, तो दिस विल ऑल कन्वर्ज फास्टर. लेकिन हम जो फिलहाल एल्गोरिथम जिसका देख रहे हैं वो किसका देख रहे हैं, फर्स्ट विजिट एमसी का. नहीं दोबारा डिस्कार्ड नहीं होगा, उसमें ऐड होते जाएगा. ठीक, जबकि अच्छा, तो एपिसोड 1 में जब हमारे पास रिटर्न आ गए फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टेट्स हमने विजिट किया, फिर हम क्या करेंगे, एपिसोड 2 स्टार्ट करेंगे. एंड लेट्स सपोज कि एपिसोड 2 में अब हमने S1, S2 और S3 विजिट किए सपोज. तो क्या होगा, अगेन अब ये रिटर्न स्टार्ट से दोबारा G0 से हो जाएगा. रिटर्न ऑफ S1 फाइंड किया, रिटर्न ऑफ S2 फाइंड किया और रिटर्न ऑफ S3 फाइंड किया. हो सकता है कि उस एपिसोड में हमने S4 को विजिट ना किया हो. इस तरह हम क्या करेंगे, आखिर में जब सारे एपिसोड्स हो जाएंगे तो S1 के जितने भी रिटर्न्स हमारे पास आए होंगे हर एपिसोड में, उन सबको ऐड करके डिवाइड बाय जब जब वो विजिट हुए हैं उस पर डिवाइड कर लेंगे. ठीक, तो इस तरह हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज रिटर्न्स, एवरेज रिटर्न फॉर S1, इस तरह एवरेज रिटर्न फॉर S2, एवरेज रिटर्न फॉर S3 एंड सो ऑन. सो जब एक स्टेट के लिए हम एवरेज ऑफ द रिटर्न्स फाइंड आउट कर लेते हैं उसको फिर हम क्या कहेंगे, एस्टीमेट ऑफ इट्स वैल्यू. तो वो उस स्टेट की वैल्यू हो जाएगी फॉर दैट पॉलिसी. ठीक, ये एस्टीमेट ही होते हैं बिकॉज इट कैन नॉट बी एग्जैक्ट नहीं होगा, ये एवरेज एग्जैक्ट तो नहीं होगा ना, बिकॉज हो सकता है कि हमने कई कुछ दफ़ा हमने इसको मिस किया हो, हर एपिसोड में ना विजिट किया हो. ठीक, सो एक्चुअल वैल्यू क्या होती है एक स्टेट की, एक्चुअल वैल्यू वो होती है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द रिटर्न. और एक्सपेक्टेड वैल्यू कहाँ से आती है, जब हमें प्रोबेबिलिटी गिवन होती है, जब हम प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करते हैं उसके आउटकम के साथ और फिर ऐड करते हैं. लेकिन हमें यही इशू है कि हमें प्रोबेबिलिटीज़ नहीं पता, तो हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू जब एवरेज कैलकुलेट करेंगे दैट विल नॉट बी द एग्जैक्ट वैल्यू, इट विल बी एन एस्टीमेट. ठीक, एवरी विजिट में जा रहे हैं, सो डिस्काउंटिंग फैक्टर आएगा या नहीं? ये चूँकि डिस्काउंटिंग फैक्टर आप कंसिडर कर, जो एल्गोरिथम हम पढ़ रहे हैं इसमें डिस्काउंट फैक्टर कंसिडर कर रहे हैं. रिटर्न एट एनी टाइम स्टेप t इज बेसिकली द रिवॉर्ड एट द फ्यूचर टाइम स्टेप प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ द रिटर्न एट द नेक्स्ट टाइम स्टेप. तो डिस्काउंटिंग फैक्टर कंसिडर कर रहे हैं. देखिए कॉन्टीन्यूअस में डिस्काउंटिंग फैक्टर का लेस देन 1 होना ज़रूरी है. एपिसोडिक में डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है. ठीक, फॉर टू कीप इट जनरल हम यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर लिख रहे हैं. लेकिन कॉन्टिन्यूस टास्क में द डिस्काउंटिंग फैक्टर कैन नॉट बी 1 बिकॉज फिर वो सम अप नहीं होगा. यहाँ तक समझ आ रही है कि हमने मोंटे कार्लो मेथड में लास्ट टाइम क्या किया था, फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ एपिसोड, फॉर ईच एपिसोड वी फाइंड द रिटर्न फॉर अ सर्टेन स्टेट और एंड में हम क्या करेंगे, उसका एवरेज निकालेंगे. अब एवरेज निकालने की बातें नहीं शाफी, एवरेज निकालने के क्या तरीके हैं. एक तरीका तो ये है कि आपके पास सारी एपिसोड्स ख़त्म हो जाएं और आप एंड में एवरेज निकालें. कैसे, उसके लिए फिर आपको हर दफ़ा रिटर्न को मेंटेन करने की या तो ज़रूरत होगी या आप एड अप करते रहेंगे और आखिर में जिस एपिसोड में S1 विजिट होता गया उसका आप काउंट रखते जाएंगे. देयर विल बी अ काउंट वेरिएबल which will be updated each time a certain state is visited. So that will be the count of episode जब वो state visit हुआ होगा. तो आखिर में एवरेज कैसे निकाली जाएगी, इन तमाम रिटर्न्स को जो आप एड अप करते जा रहे थे उसका आप डिवाइड कर लेंगे उस काउंट पे. ठीक, ये एवरेज इट मीन्स के एपिसोड के ख़त्म होने के बाद ही हम डिटर्मिन कर सकते हैं हर स्टेट के लिए. ठीक, यूजुअली ऐसे एवरेज फाइंड की जाती है कि आपके पास सब कुछ हो और फिर आप डिवाइड करते हैं उसको. बट एक कॉन्सेप्ट होता है रनिंग एवरेज का. रनिंग एवरेज क्या है कि जैसे जैसे आप कैलकुलेशंस करते जा रहे हैं उसके साथ साथ ही आप एवरेज फाइंड आउट करते जाते हैं. ठीक, और ये काम हम ऑलरेडी कर चुके थे रनिंग एवरेज का काम.
जिसको हम इंक्रीमेंटल अपडेट कहते थे। याद है मल्टी अनबाउंडेड प्रॉब्लम में हम एवरेज कैसे फाइंड आउट कर रहे थे? एक हमने कहा था कि एवरेज का उस केस में क्या था, उस केस में अगर हम किसी एक्शन का एस्टीमेट निकालते थे तो हम क्या कहते थे कि उस एक्शन का एस्टीमेट इट वाज इन मल्टी आर्म बैंडेड। मल्टी आर्म बैंडेड में जब आप एक एक्शन का एस्टीमेट निकालते थे तो आप क्या कहते थे कि जितने भी रिटर्न्स मिलेंगे इस एक्शन को जब जब हमने फॉलो किया था, ये एक्शन जब जब लिया गया था तो जो जो रिटर्न्स हमें मिलते गए हम उसको ऐड करते थे डिवाइड बाय द नंबर ऑफ टाइम दैट एक्शन वाज टेकन। एक तरीका ये होता था एस्टीमेट डिटरमिन करने का, और एक तरीका हमने ये लिखा हुआ था Q ऑफ A इज इक्वल टू क्या। फॉर एग्जाम्पल आप n+1 पे हैं, ठीक। नेक्स्ट एस्टीमेट कैसे डिटरमिन करते हैं? करंट एस्टीमेट Qn प्लस 1 और n Rn माइनस Qn। याद है ये फार्मूला? ये भी एवरेज निकालने का फार्मूला था और ये हमने कुछ स्टेप्स फॉलो करके ये फार्मूला निकाला था, ठीक। इट ऑल्सो डिटर्मिन्स एवरेज, लेकिन ये एवरेज कैसे डिटर्मिन करता है? इसमें आपको जितनी भी प्रीवियस आपके पास रिवॉर्ड्स आते गए उसका एस्टीमेट आप मेंटेन करते हैं और करंट रिवॉर्ड जो आपको मिलता है उसको, तो आपको सारे रिवॉर्ड मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक। इसी तरह जी नहीं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एवरेज निकालने की आप बात कर रहे हैं। नहीं, टाइम तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा इस केस में? इट्स नॉट अबाउट टाइम, इट्स मोर अबाउट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अगर हम कहें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी मेरे नहीं ख्याल कि कुछ फ़र्क होगा। आप रिवॉर्ड्स को यहाँ पे एडअप करते जा रहे हैं हर दफ़ा। फॉर एग्जांपल R0 आया, फिर आप R0 प्लस R1 किया, ठीक, एक नया चीज़ आया उसमें आप नई वैल्यू ऐड की, तो यहाँ पे हर दफ़ा आप एक वैल्यू एडअप करते जा रहे हैं प्रीवियस वैल्यू में और आखिर में n पे डिवाइड कर रहे हैं। और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट एक एस्टीमेट है और उसके बाद आप कुछ वैल्यू एडअप कर रहे हैं। मैंने ख्याल के टाइम में कुछ ज़्यादा फ़र्क आएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल रिमेन सेम, ठीक। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ये है कि आपको सारे रिवॉर्ड्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है इस सेकेंड में, इसमें आपको सारे रिवॉर्ड मेंटेन करने की ज़रूरत होगी, ठीक। बट इट इज़ वन, असल में इस फार्मूले पर हम लोग आए क्यों थे? बिकॉज इसको फिर हमने चेंज कर लिया था। अगर आपको याद हो कि अगर इस 1/n को हमने फिर अल्फ़ा में चेंज कर लिया था, तो अल्फ़ा को हमने कांस्टेंट रख के हमने कहा था कि हम नॉन स्टेशनरी प्रॉब्लम को हैंडल करते हैं। यही कॉन्सेप्ट फिर मोंटे कार्लो में भी यूज़ होगा कि अब मोंटे कार्लो में अगर आपने ये वाला एवरेज निकालना है, ये वाला एवरेज ऑफ रिटर्न, तो आप कैसे निकाल सकते हैं? सो दिस इज़ V ऑफ S बेसिकली, और ये क्या होगा? V ऑफ S प्लस 1 ओवर n रिटर्न। अब R की जगह रिटर्न की बात हो रही है, रिटर्न माइनस V ऑफ S। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम किसका एवरेज निकाल रहे थे? रिवॉर्ड्स का एवरेज निकाल रहे थे, तो यहाँ पे हमारे पास रिवॉर्ड की टर्म यूज़ हुई। वैल्यू ऑफ द स्टेट में हम किसकी एवरेज निकाल रहे हैं? रिटर्न्स की एवरेज निकाल रहे हैं, तो रिवॉर्ड की जगह पे कौन सी वैल्यू यूज़ हुई है? रिटर्न। क्लियर है? देखें, ये फार्मूला याद है, इसमें हम एवरेज फाइंड करते हैं ओवर ऑल द रिवॉर्ड्स। कैसे फाइंड करते हैं कि जो जो रिवॉर्ड्स आते गए उनको सम करते थे और डिवाइड करते थे बाय द नंबर ऑफ टाइम वो एक्शन लिया गया। उस फार्मूले से ये फार्मूला कैसे बना है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें दोबारा एवरेज फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग इंक्रीमेंटल अपडेट फॉर दिस फार्मूला। यहाँ पे हम किसकी एवरेज निकाल रहे हैं? रिटर्न की एवरेज निकाल रहे हैं, ठीक। तो रिटर्न की एवरेज निकाल रहे थे और यहाँ पे हम रिवॉर्ड्स की एवरेज निकाल रहे थे। तो यहाँ पे रिटर्न की एवरेज निकालते हुए क्या होगा? यहाँ पे अगर Qn क्या होता था? एस्टीमेट ऑफ अब तक के जो रिवॉर्ड्स थे, तो यहाँ पे एस्टीमेट अब तक का क्या हो जाएगा? V ऑफ S प्लस रिटर्न G ऑफ T, यहाँ पे R ऑफ N था, यहाँ पे G ऑफ T हो जाएगा, माइनस V ऑफ S, यहाँ पे 1 ओवर n, तो ये आपके पास स्टेट की वैल्यू आ जाएगी। तो एक तरीका ये है एक स्टेट की वैल्यू निकालने का, ये भी बेसिकली एवरेज है।
तो या तो आप एवरेज ऐसे निकालें बाय एडिंग अप ऑल द रिटर्न्स इन द एंड एंड डिवाइडेड, या आप इंक्रीमेंटल अपडेट के थ्रू ऐसे एवरेज निकालें। समझ आ रही है हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रीवियस स्टेट की इंफॉर्मेशन रखना मतलब उनको भी ऐड करना है। वो इसमें आ रही है ना। अगर हम ये ना करें प्रीवियस स्टेट की इंफॉर्मेशन रखना इसके अंदर मतलब स्टेट वन को भी ऐड करें, सिंपल एवरेज बस निकालने के दोनों तरीके हो सकते हैं। देखें, एक है सिंपल एवरेज निकालना। सिंपल एवरेज में क्या होगा कि आपको हर स्टेट हर एपिसोड में जो रिटर्न मिलता गया उसको आपने रिकॉर्ड रखना है। ठीक, यू हैव टू मेंटेन, आपको कि हर स्टेट में क्या क्या रिटर्न मिलते गए आपको उसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, और आखिर में आप उन सबको सम करके एन पे डिवाइड करेंगे। एक तरीका ये होता है एवरेज को फाइंड आउट करने का। दूसरा तरीका एवरेज को फाइंड आउट करने का होता है इंक्रीमेंटल अपडेट। इंक्रीमेंटल अपडेट यूज करेंगे इंक्रीमेंटल अपडेट वाला। जी, किस कंडीशन में यूज करेंगे? आप दोनों को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। ये हम तब यूज़ करते हैं अगेन जब हम अब नॉन स्टेशनरी की तरफ जाएंगे और इस वन और एन को फिर हम अल्फा से रिप्लेस कर देंगे। तो देन वी विल यूज़ दिस फार्मूला फॉर फाइंडिंग द एवरेज। ठीक, सो बात कहाँ पे हो रही थी कि मोंटे कार्लो के थ्रू जब हम स्टेट की वैल्यू निकालते हैं फॉर एनी स्टेट, वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ द रिटर्न्स अक्रॉस ऑल एपिसोड्स। वो एवरेज ऑफ रिटर्न्स या तो सिंपल एवरेज फार्मूले पे लगाएं या इंक्रीमेंटल अपडेट के थ्रू लगाएं, दोनों विल वर्क फाइन। ठीक, इसी तरह तो हम वैल्यू ऑफ S1 निकालेंगे, वैल्यू ऑफ S2 निकालेंगे और वैल्यू ऑफ S3 निकालेंगे। दिस इज़ कॉल्ड मोंटे कार्लो फॉर पॉलिसी एवेल्युएशन। आप मोंटे कार्लो को यूज़ कर रहे हैं टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द स्टेट, बट ये हमारे इतने काम का नहीं होगा। रीज़न क्या है कि इससे पहले हम जब भी वैल्यूज़ एवेल्युएट करते थे तो हम उसकी बेस पे कंट्रोल कर सकते थे। उसकी बेस पे हम ऑप्टिमल वैल्यू पहले निकाल सकते थे। कैसे? जब भी हम ऑप्टिमल वैल्यू निकालते थे हम आर मैक्स का फंक्शन लगाते थे किस पे? ओवर ऑल दी स्टेट ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज वी एस प्राइम। ठीक, ऐसे ही था नहीं, इसमें हम आर मैक्स हम उस एक्शन को लेते हैं जो हमारी किस वैल्यू को मैक्सिमाइज करे? एस प्राइम आर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्राइम आर गिवन एस ए, रिवॉर्ड प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ एस प्राइम। ठीक, तो आपके लिए ये वैल्यूज तब काम की होती हैं अगर तो आप इसके बेस पे पॉलिसी डिटरमिन कर सकें। ठीक, लेकिन उसके लिए किस चीज़ का जानना ज़रूरी है? इस प्रोबेबिलिटी का जानना ज़रूरी है, तब आप पॉलिसी एवेल्युएशन की बेस पे पॉलिसी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन मोंटे कार्लो में तो चूँकि आपके पास ये फंक्शन है ही नहीं, तो आपने अभी वैल्यूज़ निकाली हैं वो फ़िलहाल कंट्रोल के लिए यूज़ नहीं हो सकती। वो पॉलिसीज़ को कंपेयर करने के लिए तो यूज़ हो सकती हैं कि विच पॉलिसी इज़ बेटर, लेकिन वो ऑप्टिमल पॉलिसी डिटरमिन करने के लिए यूज़ नहीं हो सकती। तो लास्ट लेक्चर हमने क्या कहा था कि अगर हमने कंट्रोल करना है यूजिंग मोंटे कार्लो मेथड तो हमें क्या चीज़ डिटरमिन करनी होगी? वैल्यू ऑफ द स्टेट की जगह हमें डिटरमिन करनी होगी वैल्यू ऑफ द स्टेट एक्शन। ठीक, और फिर ये हमें पॉलिसी कैसे देगा? तो जो एक्शन हमें ये वैल्यू मैक्सिमाइज करके देगा वो हमारे पास ऑप्टिमल एक्शन होगा। तो इसका कॉन्सेप्ट भी वही है जो कि मोंटे कार्लो का है। हम क्या करेंगे? फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ एपिसोड्स 1 2 3 हम क्या कंसिडर करेंगे? इस केस में हम कंसिडर कर रहे थे सिर्फ स्टेट्स, जबकि इस केस में अब हम क्या कंसिडर करेंगे? स्टेट्स और एक्शंस। ठीक, तो सपोज वी हैव 2 स्टेट्स एंड 3 एक्शंस। तो फॉर एग्जांपल S0 A0, S0 A1, S0 A2, इसी तरह S1 A0, S1 A1 और S1 A2। ये हमारे पास ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट एंड एक्शन है। तो मोंटे कार्लो में क्या करेंगे कि अगेन हम एक एपिसोड जनरेट करेंगे स्टार्टिंग विद सम रैंडम पॉलिसी। ठीक, फर्स्ट टाइम सपोज एपिसोड 1 में हमें किस एपिसोड 1 में अगर सपोज हम इस स्टेट और एक्शन में हम था हमारे पास। ठीक, तो यहाँ से जो भी रिटर्न आया हमने वो कैलकुलेट किया। फिर इस एपिसोड 1 में S0 A0 लेके सपोज हम पहुँचते हैं S1 और A2 पे, इस स्टेट पे पहुँचते हैं, तो हम इस स्टेट से जो एक्शन से जो हमें रिटर्न मिलेगा हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे लाइक दिस। तो इसमें क्या चांसेस हैं कि कुछ स्टेट एक्शन पेयर्स ऐसे होंगे जो कि कभी भी विजिट नहीं होंगे। इट मीन्स कि हम उनका रिटर्न कैलकुलेट नहीं कर सकते।
हो सकता है एक एपिसोड में ना हो, लेकिन हो सकता है बाद में हो, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो किसी भी एपिसोड में ना हो। तो फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या कहा था, इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि हमारे पास हर स्टेट एक्शन की कम से कम एक दफ़ा वैल्यू आए, हम क्या करते हैं, एपिसोड को स्टार्ट करते वक्त हम रैंडमली स्टेट एक्शन इस तरह चूज़ करते हैं कि हर एक स्टेट एक्शन की चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव हो, यानी कम से कम एक दफ़ा एक स्टेट एक्शन पेयर चूज़ हो जाए, एक दफ़ा तो कम से कम हो जाए। बट वो एक दफ़ा हमारे लिए भी बेहतर इतना नहीं है, हम चाहते हैं कि एक स्टेट एक्शन पेयर बार बार विजिट हो। तो वो जो एक दफ़ा इंश्योर जो हम करते हैं इन द स्टार्ट ऑफ द एपिसोड, उसको हम कहते हैं मॉन्टी कार्लो एक्सप्लोरिंग स्टार्ट्स, ES। एक्सप्लोरिंग स्टार्ट मीन कि इस मॉन्टी कार्लो मेथड में आप एपिसोड के स्टार्ट में स्टेट एक्शन पेयर को इस तरह चूज़ करते हैं कि हर स्टेट एक्शन पेयर की चूज़ होने की प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव हो। तो ये थी हमारी लास्ट टाइम की डिस्कशन। जल्दी से इसका वो देख लेते हैं, एल्गोरिथम्स। ये अभी तक लास्ट टाइम ही चल रहा था। दिस वॉज रीकैप। सीसा नया था, ये कल पढ़ा था। थोड़ा बहुत एवरेज की बात नहीं थी, वो भी आप लोग कल डिस्कस कर रहे थे, इसलिए पूछ रहे थे। भी देखा देखा लगा था, बाकी सब कुछ नया नया था। ये देखें, दिस इज दी, नजर आ रहा है सबको? दिस इज दी फर्स्ट विजिट मॉन्टी कार्लो प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन किसे कहते हैं? पॉलिसी एवेल्युएशन को कहते हैं, ठीक। तो मॉन्टी कार्लो को अगर हम पॉलिसी एवेल्युएशन के लिए यूज़ करेंगे तो उसको हम कहते हैं MC प्रेडिक्शन। देखिए, नाम एल्गोरिथम्स के याद होने चाहिए कम से कम। इसमें एल्गोरिथम बहुत ज़्यादा हैं और बहुत सारी टाइप्स हैं, तो एग्जाम में आपसे कहा जाएगा राइट एन एल्गोरिथम फॉर MC प्रेडिक्शन। सपोज फॉर्मूले इसमें नहीं है, कौन से फॉर्मूले? आप ये कह सकते हैं हाँ, तो एल्गोरिथम का आप सूडो कोड ही लिखते हैं, मर्जी है, अगर आप प्रोग्राम लिखना चाहते हैं तो प्रोग्राम लिखते हैं। चलें जी। सो फर्स्ट विजिट का क्या मतलब है कि इस पॉलिसी एवेल्युएशन में हम एक स्टेट की वैल्यूज़ तब निकालेंगे जब वो फर्स्ट टाइम विजिट होगा एक स्टेट के रिटर्न्स, ठीक। तो चूँकि पॉलिसी एवेल्युएशन है तो हमने पॉलिसी को फिक्स किया जिसको हम एवेल्युएट करना चाहते हैं। हमने हर स्टेट को इनिशियली कोई रियल वैल्यू दी, हमने हर स्टेट के लिए रिटर्न्स कैलकुलेट करने हैं। इट विल बी अ लिस्ट क्यों होगा? बिकॉज हर एपिसोड से हमें एक एक रिटर्न की वैल्यू आती जाएगी जो हम इस लिस्ट में डालते जाएंगे। लूप फॉर एवर का क्या मतलब है कि फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ एपिसोड आप क्या करें, फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम आप पहले एक एपिसोड जनरेट करें फॉलोइंग पाई। जब एपिसोड आ जाएगा तो इस एपिसोड के लास्ट स्टेप से हम शुरू हो जाते हैं रिटर्न कैलकुलेट करना, ठीक। तो जिस स्टेप पे जाते जाएंगे उस स्टेप पे कोई ना कोई स्टेट होगा, तो जो रिटर्न आता जाएगा वो उस स्टेट का होगा, अनलेस एंड अनटिल वो स्टेट पहले अपीयर ना हुई हो। अगर फर्स्ट टाइम वो स्टेट अपीयर होगी तो हम क्या करेंगे, जो रिटर्न हमने कैलकुलेट किया होगा वो उस स्टेट का रिटर्न हो जाएगा और उसी टाइम हम उसका एवरेज फाइंड आउट कर रहे हैं। सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रनिंग एवरेज। आप हर एपिसोड के साथ साथ एवरेज को अपडेट करते जा रहे हैं, ठीक। सो दिस इज़ द रनिंग एवरेज। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जब सारे एपिसोड ख़त्म हो जाएं तो क्या करें, इस लिस्ट में जितने भी रिटर्न्स हमने ऐड किए हैं उन सबको हम सम करें और किस पे डिवाइड करें, नंबर ऑफ एपिसोड अ स्टेट वाज विजिटेड। इट मीन्स कि उसके लिए हमें कोई काउंट का वेरिएबल रखना पड़ेगा, ठीक। सो दिस वाज द फर्स्ट विजिट MC प्रेडिक्शन जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी हमने ये डिस्कस किया कि दो इट इज़ एन एपिसोडिक टास्क, ठीक, बट एपिसोडिक टास्क में भी डिस्काउंटिंग फैक्टर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, एंड एनी वैल्यू बिटवीन 0 and 1, ठीक। इधर भी हम ये कह सकते हैं कि एपिसोडिक टास्क ही है ना, तो इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स इज टू मच, हम चाहते हैं कि वो फ्यूचर के रिवॉर्ड्स को हम कम वेट दें और करंट रिवॉर्ड्स को हम ज़्यादा वेट दें। यस, उस स्टेट को जब हम रिवार्ड देंगे ताकि आगे अगर वो दोबारा यस, तो उसको सिर्फ एवरेज ले लेंगे रिटर्न ऑटोमेटिकली, बस वो उसको रिवार्ड हो जाएगी। आप फर्स्ट विजिट की बात कर रहे हैं या एवरी विजिट की बात कर रहे हैं? मैं मसलन
हमने एक स्टेट डिस्कवर नहीं किया, फर्स्ट टाइम डिस्कवर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, ठीक। उससे पहले के जो हुए ना बैक से, तो वो सारे डिस्कवर हुए, लेकिन वो- नेक्स्ट टाइम जब यूज होगा ये दोबारा, लेकिन ये तो पहले से डिस्कवर हो गया, अब इसका रिवॉर्ड क्या होगा? देखिए फॉर एग्जाम्पल S1 है, ठीक। S1 आप फर्स्ट टाइम विजिट करें एक पर्टिकुलर एपिसोड में, ठीक, तो उसका रिटर्न तो वही होगा कि उसे ऑनवर्ड्स हमने की होंगी, ठीक। नहीं डिवाइड नहीं, देखिए नंबर ऑफ जो एपिसोड डिवाइड करेंगे एवरेज, रनिंग एवरेज, ठीक। फर्स्ट टाइम करेंगे तो एवरेज क्या होगी, सारी बात है, फर्स्ट टाइम जो रिटर्न मिलेगा, ठीक। सेकंड एपिसोड में आपने उस स्टेट को दोबारा अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो आप पिछली वाली एवरेज में इस वाले रिटर्न को ऐड कर लेंगे। सेकंड टाइम विजिट हो गया ना, तो एक दफा तो पहले- देखें ये जो फर्स्ट विजिट है और एवरी विजिट है ये विद रिस्पेक्ट टू द एपिसोड हम कह रहे हैं, नॉट अक्रॉस द एपिसोड। फर्स्ट विजिट एमसी में ये होता है कि एक एपिसोड में एक स्टेट अगर मल्टीपल टाइम भी विजिट हो एक एपिसोड में होते हुए, फिर भी हम उसकी वैल्यू सिर्फ एक दफ़ा निकालेंगे, ठीक। जबकि एवरी विजिट एमसी में क्या होगा कि अगर एक एपिसोड में वो मल्टीपल टाइम विजिट हो रहा है तो साथ साथ उसकी रिटर्न्स हम ऐड करते जाएंगे एवरी टाइम इट इज़ विजिटेड विद इन एन एपिसोड। अक्रॉस एपिसोड तो जारी बात है, हमने चाहे वो फर्स्ट विजिट हो चाहे वो एवरी विजिट हो, अक्रॉस एपिसोड तो हमने इसको एडअप करना है। ये जो फर्स्ट विजिट एवरी विजिट का डिफरेंस है वो विद इन वन एपिसोड है, ठीक। एपिसोड का इसमें मतलब होगा। यस, एपिसोड के एक एपिसोड के अंदर रहते हुए एक स्टेट की वैल्यू को हमने कब अपडेट करना है। फर्स्ट विजिट हमें कहता है कि वो सिर्फ तब अपडेट हो जब वो फर्स्ट टाइम विजिट हो, और एवरी विजिट हमें ये कहता है कि वो तब अपडेट हो विद इन दैट एपिसोड, जब जब विजिट हुआ हो, ठीक। हम वो एक एपिसोड में मल्टीपल टाइम जाएंगे उसको visit इन एवरी विजिट एमसी में, बट इन फर्स्ट विजिट एमसी में बेशक हमने उसको मल्टीपल टाइम विजिट किया हो उसका रिटर्न एक ही दफ़ा कैलकुलेट होगा। मैम अगर उसका अपडेट हम एवरेज लेते हैं, पर्सनली एक दफा हुआ है, हम्म। लेकिन दोबारा भी होगी विद इन द सेम एपिसोड, जी जी, हाँ तो उसका एवरेज लेंगे, उसका एवरेज ही लेंगे, रनिंग एवरेज ही लेंगे, ठीक। सो दिस इज नाउ द मॉन्टी कार्लो एक्सप्लोरिंग स्टार्स जो कि अभी डिस्कस किया था। ये किस चीज़ के लिए है? फॉर एस्टिमेटिंग अ पॉलिसी। तो ये प्रिडिक्शन है या कंट्रोल है? किसने कहा प्रिडिक्शन है? ये कंट्रोल है। प्रिडिक्शन में हम सिर्फ वैल्यूज ऑफ द स्टेट निकालते हैं, जब हम पॉलिसी एस्टिमेट करते हैं इसको हम क्या कहते हैं? कंट्रोल कहते हैं। तो मॉन्टी कार्लो को अब हम कंट्रोल के लिए कैसे यूज़ करेंगे कि पहले हम स्टेट एक्शन की वैल्यू निकालेंगे और उस स्टेट एक्शन की वैल्यू के बेस पे फिर हम पॉलिसी डिटरमिन करेंगे। और इसको एक्सप्लोरिंग स्टार्ट क्यों कह रहे हैं? वाई आर वी कॉलिंग इट एक्सप्लोरिंग स्टार्ट्स? यस, इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि हर स्टेट एक्शन की कम से कम एक दफ़ा हमारे पास वैल्यू हो, तो हम हर एपिसोड को उस स्टेट एक्शन में स्टार्ट करेंगे, इस तरह स्टार्ट करेंगे कि वो कम से कम एक दफ़ा विजिट हो जाए, ठीक। तो हम क्या करेंगे? इनिशियलाइज, पहले हम एक पॉलिसी लेंगे कोई आर्बिट्रेरीली, लेकिन बाद में इस पॉलिसी को हम लर्न करते रहेंगे, ठीक। स्टार्ट में हर स्टेट एक्शन की वैल्यू हमने क्या रखी है? कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू। इसी तरह हर स्टेट एक्शन के लिए हम एक लिस्ट मेंटेन करेंगे फॉर द रिटर्न्स। देन फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम हम क्या करेंगे? एक एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले हम इस तरह एक वो स्टेट एक्शन लेंगे सच दैट ऑल पेयर्स हैव पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी, यानी हर पेयर की कम से कम एक दफ़ा सेलेक्ट होने के चांसेस हों। फिर हम एपिसोड उस स्टेट एक्शन से लेंगे और उसके बाद जो पॉलिसी हमने इनिशियली एज्यूम की होगी अकॉर्डिंग टू दैट पॉलिसी हम एपिसोड जनरेट कर लेंगे। फिर उस एपिसोड के हर स्टेप के लिए हम रिटर्न फाइंड करेंगे। वो रिटर्न किसका होगा? वो जिस स्टेट और एक्शन में हमने वो रिटर्न मिला होगा वो उसका रिटर्न होगा, अनलेस एंड अनटिल वो इससे पहले अपीयर ना हुआ हो, ठीक। तो जो भी रिटर्न आएगा वो उस स्टेट एक्शन का होगा। हमने इसकी एवरेज निकाली, लेकिन यहाँ पे हम रुक नहीं जाएंगे, हम ये स्टेट एक्शन का एस्टीमेट निकाल ही क्यों रहे हैं? ताकि इसके बेस पे हम पॉलिसी डिटरमिन कर सकें। तो व्हाट विल बी द पॉलिसी फॉर अ स्टेट? उसमें से बेस्ट एस्टिमेट जो बेस्ट, वो एक्शन जो हमें ये बेस्ट वैल्यू रिटर्न करके दे वो हमारे पास उस स्टेट के लिए बेस्ट एक्शन होगा। क्लियर ये चीज़? तो हमने मॉन्टी कार्लो को किस चीज़ के लिए यूज़ किया? तैयब, हम मॉन्टी कार्लो को किस चीज़ के लिए यूज़ करें यहाँ पे? जी, कंट्रोल के लिए। कंट्रोल के मीन्स कि स्टेट एक्शन की वैल्यू के बेस पे हम पॉलिसी को डिटरमिन करेंगे। नेक्स्ट टाइम क्या होगा? नेक्स्ट टाइम जब दोबारा सेकंड एपिसोड पे हम आएंगे तो कौन सी पॉलिसी यूज़ करेंगे?
जो कि हमने लास्ट स्टेप में लर्न की थी, ये वाली पॉलिसी अब हम यूज़ करेंगे, पिछले एपिसोड वाली, मतलब जो मैक्सिमम ये जो हमने निकाली है। कंट्रोल में ऐसे ही करते हैं ना, आपको याद है वैल्यू और पॉलिसी आइट्रेशन में हम पहले वैल्यूज़ की बेस पे न्यू पॉलिसी लर्न करते थे और फिर उस पॉलिसी की बेस पे दोबारा से वैल्यूज़ लर्न करते थे और उस वैल्यूज़ की बेस पे फिर पॉलिसी इंप्रूव करते थे। यहाँ पे भी वही काम हो रहा है, लेकिन फ़र्क क्या है कि अब स्टेट की वैल्यूज़ की बजाय हम स्टेट एक्शन की वैल्यू यूज़ कर रहे हैं। तो हमने स्टेट एक्शन की वैल्यू के बेस पे पॉलिसी लर्न की, उस पॉलिसी को अब यूज़ करेंगे फॉर फाइंडिंग द स्टेट एक्शन वैल्यूज़ इन अनदर एपिसोड, उसके बेस पे दोबारा पॉलिसी को इम्प्रूव करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे एजेंट कैसे लर्न कर रहा है, वो इंटरेक्ट कर रहा है और इंटरेक्शन के दौरान वो लर्न कर रहा है। ठीक, दिस इज़ वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग का प्योर कॉन्सेप्ट, एन एजेंट इज लर्निंग बाय इंटरेक्टिंग विद द एनवायरनमेंट। लेकिन अगेन इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है कि एक्सप्लोरिंग स्टार्ट ये इंश्योर कर रहा है कि एपिसोड का जो स्टार्ट है वो हर दफ़ा कम से कम एक ऐसे स्टेट एक्शन से हो कि वो पहले एक्सप्लोर ना हुआ हो। लेकिन ये हम सिर्फ स्टार्ट को इंश्योर कर रहे हैं ना, हम चाहते हैं कि दरमियान में भी स्टेट एक्शन आपके पास बार बार एक्सप्लोर होते रहें ताकि उनके हमारे पास बेटर एस्टिमेट्स आते जाएं। एक्सप्लोरिंग स्टार्ट सिर्फ ये इंश्योर कर रहा है कि हर स्टेट एक्शन कम से कम एक दफ़ा विजिट हुआ हो। तो हम पे नहीं डिपेंड करता, मतलब इसमें तो एक्सप्लोरेशन का इशू नहीं है, जो तो हम पे डिपेंड करता है जितनी दफ़ा उस एक एपिसोड में हम विजिट करें और एस्टिमेट लें। नहीं, हम पे नहीं विजिट कर, हम एपिसोड का स्टार्ट तो कंट्रोल कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर स्टेट एक्शन में स्टार्ट हो, लेकिन उसके बाद तो फिर हमने उस पॉलिसी को फॉलो करना है। कौन सी पॉलिसी को, जो कि या तो इनिशियली हमने आर्बिट्रेरली चूज़ की हो या फिर सेकेंड एपिसोड, फर्स्ट एपिसोड के लिए तो हम आर्बिट्रेरली पॉलिसी को फॉलो करेंगे और सेकेंड में जो हमने फर्स्ट एपिसोड में लर्न की हो, तो ये हमारी मर्जी नहीं है। हम स्टार्ट के स्टेट एक्शन को तो चूज़ कर सकते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन उस एपिसोड में जो फर्दर स्टेट एक्शन पेयर्स आएंगे वो हम अपनी मर्जी से चूज़ नहीं कर सकते। वो डिपेंड करता है कि हमने पिछले स्टेप में क्या पॉलिसी लर्न की है। ठीक, तो इस चीज़ को बेहतर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम देखना चाहते हैं कि हम एक्सप्लोरेशन ड्यूरिंग एपिसोड भी करें। तो फिर कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा, हमने मल्टी आर्म बैंडेड प्रॉब्लम में एक्सप्लोरेशन कैसे अचीव की थी, एक्सप्लोरेशन फ्लोटेशन कैसे अचीव की थी। कभी हम रैंडम एक्शन लेते हैं और कभी हम ग्रीडी एक्शन लेते हैं। फिलहाल ये जो था ये क्या था, by certain कहाँ गया, ये भी बेस्ट है, ये भी हम फिलहाल जो हम कर रहे हैं, कौन से हम कर रहे हैं, हम ग्रीडी हो रहे हैं, ये नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम एस्टिमेट के बेस पे ग्रीडी एक्शन चूज़ कर रहे हैं, हम मैक्सिमम एक्शन चूज़ कर रहे हैं बेस्ड ऑन द करंट एस्टिमेट, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रीडीनेस। ग्रीडीनेस क्या चीज़ होती है कि आप बेस्ट की तलाश में होते हैं, लेकिन दैट ग्रीडीनेस कैन बी समटाइम्स नॉट गुड बिकॉज इफ़ योर एस्टिमेट इज़ नॉट गुड। ठीक, और जैसे लास्ट टाइम किसी ने पूछा भी था, काशिफ ने पूछा था कि जब हम उसमें बात कर रहे थे पॉलिसी आइट्रेशन में और वैल्यू आइट्रेशन में बात कर रहे थे, तो वहाँ पे तो हम मैक्सिमम एक्शन चूज़ कर रहे थे। उस टाइम हमने नहीं कहा था कि वो ग्रीडीनेस है, वो इसलिए ग्रीडीनेस नहीं थी बिकॉज उस टाइम वी वर टेकिंग एन इन्फॉर्म डिसीजन, हमारे पास प्रॉबिलिटीज़ गिवन थी और एक इन्फॉर्म डिसीजन जब आप लेते हैं तो हमेशा बेस्ट ही होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास इन्फॉर्म डिसीजन नहीं है, ये जो क्यू आया है ये बेसिकली एक एस्टिमेट ही है, इट्स नॉट द करेक्ट आंसर। तो एस्टिमेट के बेस पे जब आप बेस्ट एक्शन लेते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड अ ग्रीडी एक्शन विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो हम क्या करेंगे, वही एप्सिलॉन ग्रीडी वाला काम करेंगे। सो व्हाट इज़ एप्सिलॉन ग्रीडी? एप्सिलॉन ग्रीडी में यस with epsilon probability. And what is epsilon? A small value greater than 0. A small value greater than 0. With epsilon probability you choose random action, and with 1 minus epsilon probability you choose greedy action. ठीक, इसको हम कहते हैं एप्सिलॉन ग्रीडी। अब सपोज करें कि देयर आर 4 एक्शन, सपोज A1, A2, A3, A4
एंड लेट्स सपोज हाइपोथेटिकल एग्जांपल है कि A3 का जो फिलहाल एस्टीमेट है वो सबसे बेहतर है, स्टेट को हमने फिक्स कर लिया है और A3 का एस्टीमेट हम एज्यूम करें कि दिस इज सबसे इज मैक्सिमम इज बेस्ट। अब ज़रा प्रोबेबिलिटीज़, वो एक दफ़ा फयाज ने वो बुक का क्वेश्चन पूछा था, ये वही चीज़ ही है कि अगर मैं ये कहती हूँ कि मैं एप्सिलॉन प्रोबेबिलिटी के साथ रैंडम एक्शन चूज़ करती हूँ, तो रैंडम एक्शन क्या हो सकते हैं? वो A1 भी हो सकता है, वो A2 भी हो सकता है, वो A3 भी हो सकता है, वो A4 भी हो सकता है। सो दिस एप्सिलॉन इज बेसिकली द प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग A2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग A3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग A4। तो जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी पे जब हम और की बात करते हैं तो बेसिकली क्या हो रहे होते हैं? वो ऐड हो रहे होते हैं ना। प्रोबेबिलिटी में पढ़ा था ना कि अगर दो इंडिपेंडेंट विजिट वो हो तो अगर आप और की बात करते हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटीज़ ऐड होती हैं। तो इन सब की प्रोबेबिलिटीज़ ऐड अप हो के आपको एप्सिलॉन हो रही है। तो अगर तो हम ये कहें कि हर एक के इक्वल चांसेस हैं, तो इट मीन्स कि कैन आई से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A4, लेट्स से प्रोबेबिलिटी ऑफ A, ठीक, AI। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ AI क्या चीज़ हो जाएगी? This will be 4 times probability of AI is epsilon. So basically probability of choosing any random action क्या हो जाएगा? Epsilon by 4 हो जाएगा। If epsilon is the combined probability of choosing a random action, then the probability of choosing any one random action will be epsilon divided by the number of actions. Yes. जी। हम इस तरह करने के इसमें वेटेजेस देंगे। 20% हुआ ना एक्सप्लोरेशन, उसमें जो पहले से एक्सप्लोर हुए उनको वेटेज कम देते हो जो यस, देखें ये पॉसिबल है, ये एक अप्रोच हम बाद में यूज़ करते हैं, लेकिन स्टार्ट आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमें एक्सप्लोरेशन स्टार्ट में ज़्यादा करनी चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता हमें एक्सप्लोरेशन की वैल्यू को कम करना चाहिए। इसको हम कहते हैं डिकेइंग। सर आप लोग लर्निंग रेट को भी डिके करते रहते हैं ना मशीन लर्निंग में, विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे आपकी लर्निंग होती जाती है ताकि वो कन्वर्ज करे। इस तरह हम आगे एल्गोरिथम्स पे पढ़ेंगे कि इस एप्सिलॉन जो एक्सप्लोरेशन है वो हम चाहेंगे कि स्टार्ट में ज़्यादा करें, और लेकिन जैसे हमारी लर्निंग होती जाए तो ऐसे से कम होती जाए। लेकिन फ़िलहाल अब इसको हम नहीं कम कर रहे, फिलहाल इसको हम कॉन्स्टेंट एज्यूम कर रहे हैं, ठीक। अच्छा, हम बात क्या कह रहे हैं कि इफ़ देयर आर ए नंबर ऑफ इफ़ द नंबर ऑफ एक्शंस इज दिस, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? साइज ऑफ द एक्शन स्पेस ना, ठीक। So if the number of actions is represented by this, then the probability of choosing any one random action क्या होगा? It will be always epsilon divided by the number of actions. Clear है सबको? यानी इससे क्या मतलब है कि A1 को चूज करने की probability भी क्या होगी आपके पास? Epsilon by 4. A2 की probability भी क्या होगी? Epsilon by A and so on. तो किसी एक एक्शन, किसी भी एक्शन की चूज करने की probability क्या होगी? एप्सिलॉन बाय, बट ये तो हम नॉन ग्रीडी का कह रहे हैं ना। अच्छा, एप्सिलॉन के साथ हमने क्या कहा था कि हम रैंडम एक्शन चूज़ कर सकते हैं। अब वो रैंडम नॉन ग्रीडी भी हो सकता है और जो रैंडम एक्शन हमने आंखें बंद करके चूज़ किया है वो ग्रीडी भी तो हो सकता है। तो फिलहाल हम ये कह रहे हैं कि A1, A2, A3, A4 की फ़िलहाल की जो प्रोबेबिलिटीज़ आई हैं वो ये हैं, लेकिन जो ग्रीडी वाला एक्शन होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सपोज में ग्रीडी कौन सा था? A3 हमने था ना। तो A3 की बीइंग ग्रीडी अपनी प्रोबेबिलिटी क्या थी? 1 माइनस एप्सिलॉन, ठीक, 1 माइनस एप्सिलॉन थी ना। ग्रीडी एक्शन हम कब चूज करते हैं? एप्सिलॉन ग्रीडी क्या कहता है कि विद एप्सिलॉन प्रोबेबिलिटी चूज द रैंडम एक्शन एंड विद 1 माइनस एप्सिलॉन चूज द ग्रीडी एक्शन। सपोज A3 इज द ग्रीडी एक्शन, तो A3 की प्रोबेबिलिटी फॉर बीइंग चोजन एज ग्रीडी इज 1 माइनस एप्सिलॉन, लेकिन A3 तो एज अ रैंडम भी तो चूज हो सकता था ना, तो उसकी क्या थी? एप्सिलॉन बाय 4 थी। इससे क्या मतलब हुआ कि एक ग्रीडी एक्शन की चूज करने की प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी, और जो नॉन ग्रीडी एक्शंस होगी लाइक A1, A2 और A4 जो नॉन ग्रीडी थे उनकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी एप्सिलॉन बाय दिस। अब ऐड नहीं करना, देखें हम डिटरमिन करना चाहते हैं कि एक ग्रीडी एक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या है और एक नॉन ग्रीडी की प्रोबेबिलिटी क्या है। ग्रीडी एक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि इफ़ इट इज़ बीइंग चोजन एज ग्रीडी एक्शन तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी,
लेकिन उस ग्रीडी एक्शन की एज अ रैंडम एक्शन चूज होने की भी तो प्रोबेबिलिटी थी ना, जो कि ये थी। तो उस ग्रीडी एक्शन की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी क्या हुई? इफ इट इज चोजन एज अ ग्रीडी प्लस व्हेन इट इज चोजन एज अ रैंडम। जबकि जो नॉन ग्रीडी है वो सिर्फ रैंडम में ही चूज होते हैं, तो नॉन ग्रीडी एक्शंस की प्रोबेबिलिटीज क्या होगी? ये होगी। ठीक, क्लियर है सबको ये चीज़? तो ये बात हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज अब हम क्या करेंगे, इन ऑर्डर टू इनकरेज एक्सप्लोरेशन, हम हर दफ़ा आर्गमैक्स अब नहीं लगाएंगे। इन एक्सप्लोरिंग स्टार्ट में हम लोग क्या कर रहे थे, हर दफ़ा जो एक्शन चूज़ कर रहे थे वो बेस्ट एक्शन चूज़ कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, विद 1 माइनस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन बाय नंबर ऑफ ए हम ग्रीडी चूज़ करेंगे, एंड विद जो रिमेनिंग प्रोबेबिलिटी है हम रैंडम चूज़ करेंगे। तो बेसिकली वही चीज़ ही है, सारा वही एल्गोरिथम ही है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि जब एक दफ़ा हमारे पास एस्टीमेट आ जाता है, ये एस्टीमेट हमारे पास आ गया, इस एस्टीमेट के बेस पे हमने ग्रीडी एक्शन पहले डिटरमिन किया कि ग्रीडी एक्शन है कौन सा। लेकिन क्या इस ग्रीडी एक्शन को चूज़ करूं मैं या ना करूं, मैं पॉलिसी अब निकाल रही हूं। तो विद अगर तो अब मैं क्या करूंगी कि हर एक्शन जो कि इस एक्शन स्पेस को बिलोंग करता है, अगर तो वो ग्रीडी एक्शन हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी मैं ये रख लूँगी 1 माइनस एप्सिलॉन बाय दिस, और अगर वो नॉन ग्रीडी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी मैं ये रख लूँगी। तो अब जो मेरे पास पॉलिसी होगी वो कौन सी पॉलिसी होगी? इट विल बी अ स्टोकेस्टिक पॉलिसी, जिसमें ग्रीडी की प्रोबेबिलिटी कुछ और है और नॉन ग्रीडी की प्रोबेबिलिटी कुछ और है। इसका क्या मतलब होगा कि इस पॉलिसी के तहत अब मैं हमेशा ग्रीडी चूज़ नहीं करूँगी। विद दिस प्रोबेबिलिटी आई मे चूज़ नॉन ग्रीडी, सो इट विल इनकरेज एक्सप्लोरेशन। क्लियर है सबको? इस एल्गोरिथम में और इसमें क्या फ़र्क है? इसमें हमारे पास पाई क्या था, हमेशा मैक्सिमम एक्शन था, ग्रीडी एक्शन था। जबकि इसमें पाई क्या हो गया है, ग्रीडी भी है और नॉन ग्रीडी भी है विद दीज प्रोबेबिलिटीज़। ठीक, तो नेक्स्ट टाइम जो पॉलिसी होगी वो ये वाली अब होगी, ये जो स्टोकेस्टिक है। और इनिशियली क्या होगी, इनिशियली भी हम कुछ आर्बिट्री पॉलिसी करते हैं। अब आपको यहाँ पे वर्ड नज़र आ रहा है एप्सिलॉन सॉफ्ट। एप्सिलॉन सॉफ्ट किसे कहते हैं? अभी तक तो हम एप्सिलॉन ग्रीडी का वर्ड यूज़ कर रहे थे जी। क्या कहा आपने? अफान, सॉरी, अफनान है या अफान है? अफनान। एप्सिलॉन सॉफ्ट किसे कहते हैं? सो एप्सिलॉन सॉफ्ट पॉलिसी इज बेसिकली द सुपर सेट ऑफ एप्सिलॉन ग्रीडी। इसका क्या मतलब है? सुपर सेट कहें या जनरलाइजेशन ऑफ इसका कहने का मतलब ये है कि एवरी एप्सिलॉन ग्रीडी एल्गोरिथम इज बेसिकली एप्सिलॉन सॉफ्ट पॉलिसी, बट नॉट एवरी एप्सिलॉन सॉफ्ट पॉलिसी इज एन एप्सिलॉन ग्रीडी। सो व्हाट इज एप्सिलॉन सॉफ्ट पॉलिसी? नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। हम बहुत पता है, लास्ट मैं कल जब आउटलाइन देख रही थी तो हम 4th वीक के टॉपिक्स 9th वीक में कर रहे हैं। असल में आप जब आउटलाइन बनाए तो आप मैं ग्रीडी हो रही थी। ठीक, आई वाज बीइंग ग्रीडी एग्जैक्टली बेस्ड ऑन माय एस्टीमेट व्हिच वाज रॉन्ग। ठीक, बट आपका लर्निंग रेट बहुत ज़्यादा है। यस, इसके एल्गोरिथम्स को समझने में थोड़ा मैम तो हम रिवाइज कर रहे हैं जो हमने पढ़ा था, बस यहाँ पर मल्टीपल हम क्या कर रहे हैं, कोई चीजें रिवाइज कर रहे हैं ना, तो हमने फर्स्ट वीक में पढ़ा था। रिवीजन ही है ना, आसान ही है। ठीक है, ठीक है। अच्छा देखें, ये आई थिंक मैंने किसी एक बच्चे से बात डिस्कस भी की थी कि हमारे पास 2 ऑप्शंस थे, या तो हम अप्लाइड आरएल पढ़ते जिसमें हम सिर्फ फ्रेमवर्क्स को देखते, इन्वायरमेंट्स को देखते और हम लाइब्रेरीज को यूज़ करके कुछ एग्जांपल्स करते। बट बीइंग एआई स्टूडेंट्स आपको तो कम से कम पता होना चाहिए ना कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग काम कैसे करती है, ये नहीं उसके पीछे बैकग्राउंड एग्जैक्टली। तो अब हम इंशाल्लाह सेशनल 2 के बाद एल्गोरिथम हमारे सारे ख़त्म हो जाएंगे, हम मज़ीद एल्गोरिथम्स नहीं पढ़ेंगे और फिर हम अप्लाइड चीज़ों पे आना स्टार्ट कर लेंगे। आज भी हम एग्जांपल करेंगे अप्लाइड। ठीक,
जी इसके बाद है TD टेम्पोरल डिफरेंस विच इज़ द बेस ऑफ RL, फिर सारसा है, फिर एक्सपेक्टेड सारसा है, फिर क्यू लर्निंग है। अब क्यू लर्निंग पे हम लोग खत्म करेंगे, क्यू लर्निंग पढ़ेंगे ना। मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, देखिए अभी आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। जितने भी आपके पास जिम्नेजियम के डिफरेंट इन्वायरमेंट्स हैं वो आपको देते हैं कि आप इन पे डिफरेंट एल्गोरिथम्स अप्लाई करें। वो डिपेंड करता है कि वो मॉडल बेस्ड है या मॉडल फ्री हैं। जी क्वेश्चन है तो ये अच्छा मैं तो पूछ रहा हूँ कि आपने जो बात की ना कि जो नॉन एआई वाले हैं वो किस तरह करते हैं देखें ML का कोर्स जो है वो जब CS वालों का एज एन इलेक्टिव ऑफर होता है तो उसका नाम होता है अप्लाइड ML, ठीक। वो मशीन लर्निंग नहीं कहते, उसको अप्लाइड ML कहते हैं। और वो क्यों कहते हैं? बिकॉज वो उनको बेसिक्स ML की नहीं सिखा रहे होते, बल्कि एल्गोरिथम्स और फ्रेमवर्क्स यूज़ करके किस तरह डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वो सिखाते हैं। लेकिन आप लोगों का जो कोर्स था AI में वो अप्लाइड ML तो नहीं था, वो मशीन लर्निंग था। यू शुड नो कि किस तरह ML के एल्गोरिथम्स काम करते हैं, ठीक। इसी तरह रीइंफोर्समेंट लर्निंग अगर मैं CS वालों को भी पढ़ रहा हूँ तो शायद मैं अप्लाइड RL पढ़ रहा हूँ, लेकिन AI वालों ने RL की बेसिस क्लियर होनी चाहिए। यही बात मैं CS वालों को लेट मी फिनिश यही बात मैं CS वालों को जब वो कंप्यूटर मॉडलिंग एंड सिमुलेशन पढ़ते थे तो वो कहते थे कि आप हमें मॉडलिंग एंड सिमुलेशन के टूल्स सिखाएं, हमें उसकी थ्योरी ना सिखाएं। तो मैं उनसे कहती थी कि टूल्स तो कोई भी नॉन CS बंदा सीख सकता है ना। एनी लॉजिक है या कोई भी टूल सीख के कोई भी सिमुलेशन बना सकता है। CS के बच्चों को ये तो पता होना चाहिए कि वो टूल काम कैसे करते हैं। इस तरह AI के बच्चों को कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बेसिक एल्गोरिथम्स क्या हैं, ठीक। तो अभी मैंने 3-4 नाम लिए ना, TD, सारसा, एक्सपेक्टेड सारसा, क्यू लर्निंग, ये भी रहते हैं। हाँ तो ठीक है, तो हम सारसा को शायद छोड़ लें और TD और क्यू लर्निंग कर लें, ठीक। जल्दी से यहाँ पे देखें, मुझे बात 5 मिनट रहते हैं। अच्छा, सॉफ्ट पॉलिसी पे हम अगली क्लास में बात करते हैं। मैंने आपको सिर्फ एक अब वो ज़ैफा के लिए तो कुछ करना होगा ना, ठीक। 5 मिनट नहीं रहते, पूरे 11 मिनट रहते हैं। चलें जी, एप्सिलॉन सॉफ्ट पे फिर हम कल बात करेंगे कि वाई एप्सिलॉन ग्रीडी इज कॉल्ड एप्सिलॉन सॉफ्ट, ठीक। लेकिन एक एग्जाम्पल मंडे को एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप लोग बाबा कहते हैं कि हमें कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल दें। सो जो रियल लाइफ एग्जाम्पल है चलें जी, काम कर सकते हैं कि अगर हम एक्स्ट्रा क्लासेस रखें और आप ये कोर्स खत्म करा दें, लेकिन एग्जाम में आप थोड़ा कोर्स हाँ जैसे ऐसा हो सकता है। मैम हमने स्टडी में ऐसा ही किया था, सब्जेक्ट के साथ नहीं किया था। तो पहले हम जो एग्जाम वाला कोर्स है वो कवर कर लेंगे और एडिशनल टॉपिक्स के लिए भी हम क्लासेस रख लेंगे, ठीक। यहाँ जल्दी से देखें, जिम्नेजियम इज बेसिकली क्या चीज़ थी? इट्स बेसिकली लाइब्रेरी कह दें, फ्रेमवर्क कह दें कि जिसमें ऑलरेडी कुछ ट्राई एग्जाम्पल्स बनी हुई हैं। ट्राई एग्जाम्पल बनी, इट मीन्स कि उनका स्टेट स्पेस डिफाइन है, उनके रिवॉर्ड डिफाइन है, उनके एक्शन स्पेस डिफाइन है और उन पे हम डिफरेंट एल्गोरिथम्स पे ट्राई कर सकते हैं, ठीक। सो एक इन्वायरमेंट जो है जिम्नेजियम का वो है फ्रोज़न लेक। फ्रोज़न लेक क्या होती है कि ग्रिड वर्ड ही है जिसमें हर स्टेट जो है वो फ्रोज़न पीस ऑफ आइस है। कुछ स्टेट ऐसे हैं जो कि टूट सकते हैं, होल्स हैं, और एजेंट ने एक स्टार से लेकर गोल तक पहुंचना है विदाउट फॉलिंग इनटू दोज होल्स, ठीक। तो ये बेसिकली इन्वायरमेंट है, इसका हम अभी रन करके देखते भी हैं। और हम स्टार्ट में क्या करना चाह रहे हैं, हर इन्वायरमेंट को हम मेक करते हैं बाय कॉलिंग द मेक फंक्शन। फिलहाल इस इन्वायरमेंट अनरैप को भूल जाएं। इन्वायरमेंट रीसेट का मतलब है कि हम उसको, आपको याद हो वो टैक्सी में जब हम कह रहे थे कि हम स्टेट रीस्टार्ट करते हैं, वो हमें इनिशियल स्टेट प्रिंट करके दे देगा जहाँ पे एजेंट खड़ा होगा। सपोज़ हम पहले कोई लर्निंग नहीं करते और हम रैंडमली एजेंट से कहते हैं कि तुम घूमो फिरो, ठीक, सैर करो, अपनी मर्जी है। ये तो उसकी लर्निंग है, लर्निंग को मैं फ़िलहाल कमेंट कर रही हूँ, ठीक। अभी एटम आप सिर्फ एज ए एडिटर यूज करते हैं जी, ये एटम आप एज ए एडिटर से यस यस, ठीक है। अच्छा जी, तो एक सिंगल एपिसोड रन कर रहे हैं जिसमें वो कब तक घूमेगा फिरेगा एजेंट, रैंडमली एक्शन लेगा, या तो वो होल में गिर जाए
या वो गोल तक पहुंच जाए, तब तक एपिसोड चलती रहेगी। और इसमें रिवॉर्ड कैसे डिफाइन हुए हैं कि सिर्फ गोल तक पहुंचने पे उसको +1 रिवॉर्ड मिलेगा, बाकी चाहे वो नॉन गोल हो या बर्फ़ में गिरे उसको 0 का रिवॉर्ड मिल रहा है। ठीक, लेट्स सी कि कैसे काम करते हैं। गिरने पे रिवॉर्ड कम मिलना चाहिए। वो फिर अब आप देखते हैं कि गिरने पे रिवॉर्ड को चेंज करने से क्या होगा, या अगर हम ये चाहें कि वो जल्द अज जल्द गोल तक पहुंचे तो फिर हमें क्या करना होगा। ठीक, 2 ऑप्शन है ना, अभी आपको रन करके दिखाती हूँ। एक पॉलिसी निकालेगा कि बगैर गिरे ये रिवॉर्ड तक पहुंच जाए, लेकिन दैट विल बी एन ऑप्टिमल फॉर अस कि वो बगैर गिरे गोल तक पहुंच गया है। लेकिन अगर आप ये कहें कि नहीं, सिर्फ गोल तक नहीं पहुंचना बल्कि कम से कम टाइम में गोल तक पहुंचना है बगैर गिरे, तब फिर आप रिवॉर्ड को कैसे चेंज करेंगे। स्टेट ही गिरा हुआ है तो 0 हो गया। अभी मैं कह रही हूँ ना कि आप रिवॉर्ड की वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। फिलहाल रिवॉर्ड क्या कह रहा है कि गोल तक पहुंचो, गोल के अलावा कहीं भी पहुंचोगे या बर्फ़ में गिरोगे उसका तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं है। चलें जी, सो पाइथन की ये फाइल हम रन कर रहे हैं। ये देखें वो गिर भी गया। चलें जी, इसको दोबारा देखते हैं। ठीक है, अब ये है और ये रैंडमली मूव कर रहा है और गिर गया। ठीक, इसमें ज़रा आप टाइम लिमिट ये देखें, अब ये रैंडमली जा रहा है ऊपर नीचे, और कब एपिसोड ख़त्म होगी, क्योंकि रैंडमली है तो गोल तक पहुंचने के चांसेस तो बहुत कम है, बल्कि होल में गिरने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक, ख़त्म हो गया। नाउ लेट्स इसकी हम थोड़ी लर्निंग कराएं, और लर्निंग कराने के लिए हम कौन सा एल्गोरिथम यूज़ करेंगे ना। इट इज़ मॉडल बेस्ड है। मॉडल बेस्ड क्या है कि हमें किस स्टेट पे जाना है और उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, वो ऑलरेडी इस इन्वायरमेंट में सेट है। तो अगर मॉडल बेस्ड है इट मीन्स के लर्निंग के लिए, कंट्रोल के लिए हम कौन से एल्गोरिथम यूज़ कर सकते हैं। मॉडल बेस्ड MDP में लर्निंग के लिए हम कौन से एल्गोरिथम यूज़ करते हैं। कौन से कंट्रोल एल्गोरिथम? 2 पढ़े थे, एक फर्स्ट वाला था, एक सेकंड वाला था। 2 पढ़े थे, एक पॉलिसी आइट्रेशन थी और एक वैल्यू आइट्रेशन थी। इसमें से कौन सा वाली, ये जो मैं अभी आपको एल्गोरिथम दिखा रही हूँ, जिसने जल्दी से जवाब दिया उसका कहीं मैंने कमेंट में लिखा ना हो। जिसने सबसे पहले जवाब दिया वो मेरा जवाब। ये वैल्यू आइट्रेशन है बस। आपने वैल्यू कंट्रोल बोला था। ठीक, चलें ठीक है, आपको 0.5। अब हम क्या कर रहे हैं, लर्निंग करवा रहे हैं। कैसे लर्निंग करवा रहे हैं? गैमा फॉर डिस्काउंटिंग फैक्टर, थ्रेशोल्ड क्या चीज़ थी, वो DP में डायनामिक प्रोग्रामिंग के थ्रू हम जब तक कि हमारे पास वैल्यूज़ इस रेंज की कम ना हो जाए हम करेंगे। ये आपके पास वैल्यू आइट्रेशन कैसे है, बिकॉज यहाँ पे हम लोग क्या लगा रहे हैं, मैक्स लगा रहे हैं, जबकि पॉलिसी आइट्रेशन में हम लोग मैक्स नहीं लगा रहे थे। पॉलिसी आइट्रेशन में हम पॉलिसी पे मैक्स लगा रहे थे, वैल्यू पे मैक्स नहीं लगा रहे थे। तो ये वैल्यू आइट्रेशन एल्गोरिथम ही है। एक दफ़ा जब हमारे पास वैल्यूज़ कन्वर्ज होकर ऑप्टिमल आ जाती हैं, फिर हम ऑप्टिमल पॉलिसी निकालते हैं, और ऑप्टिमल पॉलिसी मेरे पास आ गई तो अब मैंने दोबारा से इन्वायरमेंट को रीसेट किया, और अब ये जो एजेंट एक्शन लेगा वो अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी लेगा, अब वो रैंडमली नहीं लेगा। सो लेट्स सी कि अब वो कैसे बिहेव करता है। अब ऑप्टिमल पॉलिसी कह रही है कि आपके पास 16 स्टेट्स हैं, ठीक, और हर स्टेट में आपको कौन सा एक्शन लेना है। तो स्टेट 1 में एक्शन 0 विच इज़ आई थिंक अप, एक्शन 1 में 3 विच मे बी डाउन, और अब जो भी है, तो 4 एक्शंस हैं, लेकिन इसमें वो आखिर वो पहुंच गया है। तो दिस वाज द ऑप्टिमल पॉलिसी, बट यू कैन सी कि इसमें उसको कोई जल्दी नहीं है गोल तक पहुंचने की। उसका फ़िलहाल मकसद क्या है कि वो होल से बच के जाए। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इसे को ऐसे चेंज करें कि इसको जल्दी भी करें और होल से ही बचे, तो फिर आपने रिवॉर्ड्स को चेंज करने होंगे। ठीक,
तो क्या हो सकता है? बहुत ज़्यादा कर दें। आपने याद हो कि एक नेगेटिव रिवॉर्ड हम देते हैं कि जब जब वो गोल तक ना पहुंचे और वो होल में भी ना गिरे तो उसको -1 दे दो। होल में गिरने को -2 कह दें और गोल तक पहुंचने के लिए +1 कह दें। तो इट मीन्स कि होल में गिरना ज़्यादा बुरी बात है, टाइम वेस्ट करना भी बुरी बात है। हम ये नहीं कर सकते कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, देखिए आपने इसको ज़रा ऑब्जर्व करना है और मुझे बताना है कि हर दफ़ा एक स्टेट में जब हम एक्शन लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम हर दफ़ा एक ही नई स्टेट पे जाएं। अगर इसमें वो दूसरा देखिए, algorithm लगा दें जिसमें वो वापस जा ही नहीं सकता, तो वो कैसे कौन सा नहीं जा सका? हमें 2 algorithm बनी थी ना, आपने जो कल बताई थी। वो तो मोंटे कार्लो के थ्रू था, ये तो अभी मोंटे कार्लो नहीं है, इट्स अ मॉडल बेस्ड। इसमें हमें प्रोबेबिलिटीज पता है, ये वैल्यू आइट्रेशन है, ठीक है। इसी पे फिर हम नेक्स्ट क्लास में मोंटे कार्लो भी देख लेंगे, आप असाइनमेंट भी कर लें, ठीक। जी जी, ईद आ रही है, एक जगह आ रही है, एक तो जाने दे। ईद आ रही है, छुट्टियाँ आ रही हैं, अटेंडेंस बट ईद आ रही है, असाइनमेंट नहीं है। एग्जैक्टली असाइनमेंट नहीं आई तो बस असाइनमेंट मिल जाएगी आपको आज। सब कुछ कर रहे थे, ये appreciation ही नहीं है। ये देखें इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि वो एक ये सोच जज ये बहुत इट डिपेंड्स ऑन द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज, ठीक। बाज़ औक़ात ये तो स्टक हो जाएगा। असल में क्या हो रहा है, एक स्टेट में एक एक्शन लेके भी वो डिफरेंट स्टेट पे जा रहा है। ये नहीं ज़रूरी नहीं है कि वो इस स्टेट में हो और वो डाउन प्रेस करे तो वो डाउन ही आए। देयर इज़ अ चांस कि वो राइट चला जाए, स्लिप हो जाए, बर्फ़ है ना, ठीक। स्लिप हो जाएगा। तो इसको ज़रा देखें और चलें जी, ये हो गया। आखिरकार वो स्टेट 15 पे पहुंच गया था जो कि आपके पास रिवॉर्ड स्टेट थी। इंशाल्लाह अगली क्लास में